इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? नमस्ते दोस्तों, दीपावली को गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और पोल्यूशन का टॉपिक हर जगह फिर से चर्चा में आ गया है। मैं भी ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और काफी न्यूज चैनलों पे भी ये डिबेट देख रहा था कि फायर क्रैकर्स को डालने से पोल्यूशन का क्या लेना देना है और फायर क्रैकर्स को बैन करके पोल्यूशन को खत्म किया जा सकता है। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, सारे सेलिब्रिटीज सब लोग फायर क्रैकर बैन पे बहुत ज्यादा इन्फोर्स करते हैं। बट क्या आपने इस बात पे कभी सोचा है, फायर क्रैकर्स को बर्न तो पूरे देश में किया जाता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन की मात्रा है वो दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में ही क्यों होती है? क्या आपने इस बात पे कभी गौर किया है कि जो फायर क्रैकर बर्निंग पे इस साल जो पूरा ब्लैंकेट बैन लगा हुआ था, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि दिवाली के अगले दिन आपको इतना ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिला? अगर नहीं किया है तो हम आज इस वीडियो में उसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे कि एयर पोल्यूशन जो कि दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में है, जो कि बहुत अनबेरेबल हो चुका है, उसके क्या कारण हैं और उसको हम कैसे लिमिट कर सकते हैं और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से शुरू करें। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर की रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड के टॉप 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 22 शहर इंडिया के हैं और हमारी जो राजधानी दिल्ली है वो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है। अब इन 22 शहरों में दिल्ली के अलावा ऐसे 21 और शहर हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर, आगरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर। द लिस्ट जस्ट कीप्स गोइंग। एयर क्वालिटी जो होती है उसको मेजर करने के दो तरीके होते हैं। जो पहला है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स और दूसरा जो होता है वो होता है PM 2.5 यानी कि फाइन पार्टिकुलेट मैटर लेवल। अब जो AQI होता है वो बेसिकली एक स्केल होता है जिसमें 50 से नीचे जो होते हैं लेवल वो सेफ माना जाता है ब्रीदिंग के लिए, और जो 300 से ऊपर होता है वो डेंजरस या फिर हजार्डियस माना जाता है। और दिल्ली में आफ्टर द डे ऑफ दिवाली जो लेवल था वो 627 था AQI, और 627 मतलब ये 300 का भी 2 गुना था। तो आप सोच सकते हैं कितना हार्मफुल होगा ये। PM 2.5 जो होता है वो फाइन पार्टिकुलेट मैटर, वो बेसिकली हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट्स का लेवल होता है। PM 2.5 जो होता है यही पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्मॉग का भी कारण होते हैं। दिवाली से पहले किसी भी न्यूज चैनल की आप डिबेट उठा के देख लीजिए या किसी भी सेलिब्रिटी का कोई भी पोस्ट उठा के देख लीजिए, सब लोग सिर्फ फायर क्रैकर्स नहीं बर्न करने की बात करते थे, या फिर हर जगह यही डिबेट चल रही थी कि क्या फायर क्रैकर्स पे बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। Entire woke brigade wants people to be arrested if they burst a few crackers on Diwali. Diwali is the festival of lights. When did it become a thing of sodium and potassium and magnesium and everything else? दिल्ली और NCR जैसे शहरों में फायर क्रैकर्स पे एक ब्लैंकेट बैन था, पर क्या उससे पोल्यूशन रुका? क्या उससे कोई पोल्यूशन के लेवल में कोई गिरावट आई दिवाली के अगले दिन? जी बिल्कुल नहीं आई। और वो क्यों नहीं आई? वो इसीलिए नहीं आई क्योंकि पोल्यूशन का जो सबसे मेन कारण होता है दिवाली के बाद या उस अक्टूबर नवंबर के महीनों में, वो फायर क्रैकर बर्निंग नहीं होता है, वो होता है स्टबल बर्निंग का। स्टबल बर्निंग जो होता है वो इशू इधर नजरअंदाज कर दिया जाता है और इस इशू को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, जबकि ये इशू जो स्टबल बर्निंग जो होती है वो थर्ड हाईएस्ट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन है आफ्टर व्हीक्यूलर एमिशन एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। पर इस इशू को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है इन सब इश्यूज में। कोई पार्टी चाहती ही नहीं या जो सरकार होती है वो चाहती ही नहीं कि ये इशू हाईलाइट हो। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इस विषय में बहुत विस्तार से बात करेंगे और हम देखेंगे कि स्टबल बर्निंग होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसी बात पे बात करते हैं कि स्टबल बर्निंग एक्चुअली में होती क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूं। तो जो स्टबल बर्निंग जो होती है वो बेसिकली जो आप जब शुगर केन और राइस, चावल और गन्ने की जब खेती होती है, उसके बाद जब उनका हार्वेस्टिंग टाइम आता है, तो जब आप उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो जैसे चावल का जो हस्क बच गया या फिर शुगर केन की स्टेम्स बच गई, उन स्टेम्स को जो किसान होता है, इंस्टेड ऑफ उन स्टेम्स को या उस वेस्ट को वो जमीन से साफ करे, उसके बजाय वो लोग उसको डायरेक्टली ही उसको जला देते हैं। अब इससे उनका पैसा तो बचता है कि उनको मेहनत नहीं लग रही, उनका लेबर नहीं लग रहा, एफर्ट नहीं लग रहा, लेकिन इससे ये भी होता है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ये इस इशू को हम स्टबल बर्निंग कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू फायर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ नासा, ये जो स्टबल बर्निंग का इशू है ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत ज्यादा डोमिनेंट या प्रेवलेंट हो जाता है। ये सैटेलाइट इमेजेस नासा के द्वारा ली गई हैं और इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि स्टबल बर्निंग की एक्टिविटीज कितनी ज्यादा फैली हुई हैं अक्रॉस द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा।
अब यही सबसे ज्यादा मेजर रीजन है जो जिससे कि यूपी तक जो स्मॉग और वो पॉल्यूशन जाता है, यही सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है उस चीज का। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से फार्मर्स को स्टबल बर्न करना पड़ता है, क्योंकि कोई वो भी नहीं चाहेंगे पोल्यूशन करना, सरकार भी कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन ऐसे क्या रीजन है जिनकी वजह से फार्मर्स को स्टबल बर्न करना पड़ रहा है। तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि अक्टूबर के एंड तक जो होता है वो राइस जो होता है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब राइस की हार्वेस्टिंग भी आजकल मशीन के थ्रू होती है, जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई मशीन है उनके थ्रू होने लगी है। अब इन मशीन्स में होता क्या है कि राइस आपका अंदर जाता है, उसकी थ्रेशिंग होती है और जो उसका हस्क है वो निकल के वहीं पे लैंड पे ही रह जाता है। अब इससे हो क्या रहा है कि वो हस्क जब लैंड पे रह गया तो फार्मर्स को नवंबर के स्टार्ट से लेकर मिड दिसंबर तक वीट की खेती करनी है, तो वीट बोने के लिए उनको वो लैंड खाली करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो लोग मैनुअली उस लैंड को खाली करने बैठे तो उससे उनका मैनुअल लेबर भी जाएगा और उससे जो है उन लोगों का एफर्ट भी ज्यादा लगेगा। तो इससे उन लोगों ने सोल्यूशन ये निकाला कि वो सीधा उसको जला देते हैं। एक डेटा के अनुसार लास्ट ईयर 27 मिलियन टन चावल जो कि पंजाब और हरियाणा के अक्रॉस जो कि हार्वेस्ट किया गया था, उसमें से 11 मिलियन टन यानी कि 11 मिलियन टन जो था वो सिर्फ हस्क था जिसको कि बर्न किया गया था। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें स्टबल बर्निंग एकदम प्रोहिबिटेड है, जैसे कि यूके, चाइना और इनफैक्ट अमेरिका भी। इन सभी कंट्रीज में स्टबल बर्निंग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं की जाती है और वहां पे गवर्नमेंट ने इन सब के ऑल्टरनेटिव्स निकाल रखे हैं कि कैसे स्टबल को डील किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि स्टबल बर्निंग के रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है यूज ऑफ वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर एक सोल्यूशन है जो कि नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ने डेवलप किया है। वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उस बचे हुए हस्क को यानी कि स्टबल को डिकम्पोज कर देते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज। अब ये जो सोल्यूशन होता है ये मात्र 20 रुपए में उपलब्ध कराया जाता है या फिर प्रोवाइड किया जाता है उन फार्मर्स को, और इस सोल्यूशन को स्प्रे करके वो 10,000 मेट्रिक टन जो हस्क है उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसको वो लोग डिकम्पोज करके खत्म कर सकते हैं। तो दूसरा प्रिवेंटिव मेजर है वो है कन्वर्टिंग स्टबल टू एनिमल फीड। साउथ इंडिया में ये प्रैक्टिस पहले से ही होती आ रही है। तो होता ये है कि जो आपका स्टबल बचा, जितना भी चावल और गन्ने की खेती के बाद जो वेस्ट बचा, जो हस्क बचा, उस हस्क को लेके आप लोग एनिमल फीड की तरह यूज कर सकते हैं। एनिमल्स को खिलाने में, गाय को चारा डालने में और बाकी जो भी आपके पिग्स और जो होते हैं उन सबको आप इसको एज अ फूड खिला सकते हैं। इससे वो रीयूज होगा और वेस्ट भी नहीं होगा और आपको जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो तीसरा उसका सोल्यूशन है वो है हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर जो है वो एक मशीन है जो कि डेवलप करी गई है। उस मशीन में बेसिकली होता ये है कि वो मशीन जब आप उसको अपनी लैंड पे चलाएंगे तो वो मशीन जो है वो हस्क को इनटेक करती है और वहीं वो वीट भी साथ साथ में उसके सो कर सकती है, उसकी कैपेबिलिटी है। चौथा जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम इस स्टबल को बायोडिग्रेडेबल कटलरी और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिया लैब्स करके एक IIT दिल्ली का स्टार्टअप था। ये लोग स्टबल को लेते हैं और स्टबल को बायोडिग्रेडेबल कटलरी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसको स्ट्रॉ जो हस्क होता है या राइस स्ट्रॉ होता है उसको पल्प में कन्वर्ट करके उसको कटलरी के फॉर्म में मोल्ड कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो पांचवी चीज की जा सकती है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा सकती है, वो ये है कि फार्मर्स को जो हरियाणा और पंजाब और इसके आसपास में के सिटी स्टेट्स में जो भी फार्मर्स हैं उन सबको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कि वो शुगर केन और पैडी यानी कि शुगर गन्ना और राइस छोड़कर कोई और ऑल्टरनेटिव क्रॉप को चूज करें और उस ऑल्टरनेटिव क्रॉप की खेती करें, जिससे कि स्टबल होगा ही नहीं तो बर्न करने की जरूरत ही नहीं होगी। इस टॉपिक पे वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगता है कि स्टबल बर्निंग के बारे में बहुत ही लैक ऑफ अवेयरनेस है और सब लोग यही सोचते हैं कि फायर क्रैकर अगर हम बैन कर देंगे सक्सेसफुली या फायर क्रैकर्स एकदम खत्म कर देंगे तो पोल्यूशन एकदम खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फायर क्रैकर्स बैन नहीं होने चाहिए, फायर क्रैकर्स बिल्कुल बैन होने चाहिए, कोई अच्छी चीज नहीं है वो एनवायरनमेंट के लिए। बट फायर क्रैकर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टबल बर्निंग का इशू है जिसको कोई हाईलाइट नहीं करता है। और आने पंजाब इलेक्शंस भी अभी आ रहे हैं तो पंजाब इलेक्शंस में भी ये बहुत ही बड़ा टॉपिक और डिबेट होने वाला है स्टबल बर्निंग का। और ये स्टबल बर्निंग से ग्रीन हाउस एमिशन गैस से स्टबल बर्निंग को अगर हम कट कर देंगे तो ग्रीन हाउस एमिशन जो है हमारा वो 78% तक कम हो सकता है।
78% बहुत बड़ा नंबर है। और आप सोचिए कितना अच्छा होगा ये। और अभी कोविड का टाइम तो वैसे ही चल रहा है, तो कोविड में तो स्मॉग और जो भी एयर पोल्यूशन है वो कितना और ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पोल्यूशन का कोई और भी कॉज है तो आप वो भी नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम लोग इस पर अच्छे से बात करेंगे। अगर आपको मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट होना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर अकाउंट पे, दोनों के आईडी या स्क्रीन पे हैं, उन पे आप जाके मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और यार अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं ऐसे ही नए वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जय हिंद।